स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंसानों में गैसों का तबादला पढ़ाऊंगा। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे गैसों का तबादला करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो इंसानों में गैसों का तबादला है। तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करने लगा हूँ कि हम जो एयर अंदर लेके जाते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें काफी गैसेस होती हैं, जैसा कि नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन उसका है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, देन बाकी की गैसेस भी उसके अंदर शामिल है। तो हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, ये सवाल एक बनता है। और ये मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो आप कंप्लीट लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये जवाब भी मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंसान के अंदर गैसों का तबादला जो है वो उसका एयर पैसेज वे जो है वो ये आपके सामने ड्रा किया हुआ है। और ये हम स्टार्ट करते हैं कि इसका स्टार्ट पॉइंट है नेजल केविटी, यानी कि नाक का खला। यहां से हम अ, अंदर लेके जाते हैं हवा, इनहेल करते हैं जब, तो हवा अंदर चली जाती है। और पहला जो उसका एंट्री पॉइंट है वो नेजल केविटी है। और नेजल केविटी जो है, यहाँ पे हवा के साथ क्या मामला होता है कि नेजल केविटी, नाक का खला डिवाइडेड होता है ये कार्टिलेज के जरिए से। ये जो हड्डी है ये कार्टिलेज है, नरम, इसके जरिए से नेजल केविटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और इसके अंदर कुछ सीलिया लगे होते हैं और म्यूकस होते हैं, जो कि सीलिया जो है वो फिल्ट्रेट करते हैं हवा को। सीलिया यानी कि बाल नुमा साखते हैं, बारीक बाल होते हैं, और वो जो है फिल्ट्रेट करते हैं गर्द मट्टी के पार्टिकल्स वगैरह को, और साफ हवा इस तरह हमारे अंदर जाती है। और जो नाक के अंदर म्यूकस है, वो म्यूकस जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है हवा, और इस तरह जो है वो मॉडरेट हवा जो हमारे अंदर जाती है। और फिर वो, मतलब अगर हम मुंह से भी सांस लें या नाक से भी सांस लें तो ये इनका कॉमन रास्ता हो जाता है आगे फेरेंक्स तक। और वहां पे यहाँ इनका जो डाइवर्जन पॉइंट है, यानी कि खुराक और हवा दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन यहाँ तक ये कॉमन होते हैं। और जब वो ग्लॉटस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक फ्लैप होता है वहां पे, एपिग्लॉटस, जो कि ट्रैफिक वार्डन की तरह काम कर रहा है। जिस तरह ट्रैफिक वार्डन इस तरह इस तरफ की ट्रैफिक को इशारा करता है, भाई आप रुक जाओ, आप आ जाओ, फिर आप रुक जाओ, आप आ जाओ। तो इसी तरह का एक काम जो है ये एपिग्लॉटस कर रहा है, यानी कि ये ट्रैफिक वार्डन का काम कर रहा है। जब खुराक आ रही होती है तो ये सांस की नाली को क्लोज कर देता है, और जब खुराक आती है तो ये सांस की नाली को क्लोज कर देता है, ताकि उसके अंदर खुराक ना जा पाए। और सेम एज ये उल्ट भी करता है। ये जो है ना वाइस वर्सा, इस तरह जो है ये चलता रहता है काम, कि ग्लॉटस जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है खुराक की भी और हवा की भी। इसके बाद ये यहीं पे इसी पॉइंट पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी साथ वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि आवाज पैदा करते हैं। ये मैं बोल रहा हूं या आप बोलते हैं, हम लोग जब कोई भी साउंड निकालते हैं तो उसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो वाइब्रेट करते हैं तो हम आवाज निकाल पाते हैं इस तरह। ठीक है, उनको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और इसके बाद हवा जो है वो दाखिल होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया जो है ये वाली नाली है, विंड पाइप भी इसको कहा जाता है, और ये सी शक्ल के दायरों पर मुश्तमिल होती है, जो कि कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती है। और यही ट्रेकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और इस तरह एक ब्रोंकाई एक फेफड़े के अंदर, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे फेफड़े के अंदर चला जाता है।
और यही ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है, फेफड़े में इंटर होने के बाद फर्दर डिवाइड होते हैं और ब्रोंक्यूल बन जाती है। ब्रोंक्यूल जो है ब्रोंकाई के छोटे साइज को एक्सप्रेस कर रहा है और यहाँ तक इसमें कार्टिलेज मौजूद होता है और ये फर्दर जब डिवाइड होती है तो इसकी बारीकी इतनी हो जाती है जितना सेल थिक होता है इतनी ही ये थिक हो जाती है। तो वहां पे क्योंकि आप जानते हैं सेल की वॉल जो है वो सेमी परमिएबल है और उसी सेमी परमिएबल थिकनेस के बराबर की थिकनेस जो है ना ये ले लेती हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो वहां पे जाके एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इस तरह ये ब्रोंकाई जब मजीद छोटी होती है तो वो इस तरह की सैक्स के अंदर जाके एंड होती हैं और इन सैक्स को कहा जाता है एल्वियोलाई। एक को एल्वियोलस कहेंगे और ज्यादा को एल्वियोलाई कहेंगे। तो इसी एल्वियोलस के साथ एक नाली अटैच होती है जो कि हवा को लीड करती है टू एल्वियोलाई और उसको हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट यानी कि एल्वियोलर की नाली। और ये वो पॉइंट है एक्चुअली जहां पे जाके गैसेस एक्सचेंज होती हैं एक दूसरे के साथ। और ये देखें कि ये अगर इस तरह की एक सैक है और यहाँ पे इंटर होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंटर होती है और वहां पे जब पहुंचती है एल्वियोलाई तक तो इसको ब्लड कैपिलरीज ने चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ होता है और उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ज्यादा हो चुकी होती है। इस तरह वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है डिफ्यूजन के जरिए से और इस तरह हवा वही रास्ता वापस लेती हुई हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। यानी कि अब जो वापस हवा जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस, इसमें जो हवा हम अंदर ले जा रहे हैं उसमें उसकी परसेंटेज में उसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि इंस्पायर्ड एयर में ज्यादातर ऑक्सीजन होती है 21%। और इंस्पायर्ड जब हम उसको एक्सपायर करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं सांस को सांस के जरिए से तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज 16 रह जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस के जरिए से अंदर लेके गए उसमें 0.04% होती है और जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं तो 4%। और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन वो तकरीबन सेम रहता है। अब ये 4% जो है वो क्यों इंक्रीज हुई कि जो ले जा रहे हैं हम वो 0.04 और जो हम एक्सपायर कर रहे हैं वो 4%। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेलुलर रेस्पिरेशन का नतीजा बन चुकी होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी बनाते हैं एटीपी की सूरत में और वो एटीपी जो है हम किसी भी काम के लिए खर्च करते हैं। अब वहां पे एटीपी के साथ पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो जाती है तो हमारे दिमाग में एक ऑर्गन है, दिमाग का हिस्सा कह लें, पार्ट कह लें, जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करता है यानी कि सेंसिटिव है उसके लिए। जैसे ही एक लेवल से उसकी मिकदार बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की खून में तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट कर देता है हमारे लंग्स को, यानी कि सिग्नलिंग के थ्रू ये काम हो रहा है और इस तरह हमारी सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम 16 से 20 सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर और जब हम हमारे ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसी भी काम की वजह से ज्यादा हो जाती है तो हम उसकी रफ्तार जो है वो 30 से 40 तक भी ले जाते हैं और ये कंट्रोल करने वाला
हमारे माइंड में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो बहरहाल उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम सांस अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं तो उस वक्त हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो सिंपली आप इस बात को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखें कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मैंने सांस को अंदर खींचा तो ये मेरे रिब्स जो हैं ये ऊपर उठी और एब्डोमेन भी उसका एरिया भी काफी हद तक एक्सपेंड हुआ। तो मतलब ये है कि जब आप सांस लेते हैं तो उस वक्त रिब्स के मसल जो हैं वो इंटरकॉस्टल मसल रिब्स को ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हैं, जस्ट लाइक दैट, ऐसे खींचते हैं तो ये रिब्स ऊपर उठती हैं। और ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ आता है। तो ओवरऑल जो लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है और उनको एक्सपेंड करने का यानी कि फैलने का मौका मिल जाता है। और जैसे ही वो फैलते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ता है तो बाहर से हवा डायरेक्ट रश करती है इनटू लंग्स, फेफड़ों के अंदर वो तेजी से आती है। इसी तरह इस प्रोसेस को रिवर्स कर लें तो ये सांस बाहर निकालने का अमल है। यानी कि एक्सपायर जब हम करते हैं, एक्सहेल जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि डायफ्राम जो है वो ऊपर उठता है, यानी कि ये ऊपर आएगा, रिब्स के मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे तो रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। इससे क्या होता है कि फेफड़ों को दबोचे जाने का एक एहसास होता है, जैसे उनको स्क्वीज कर लिया गया। आप किसी भी चीज को अगर दबाते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज है वो बाहर आती है। तो फेफड़ों पर भी यही मामला होता है कि जब डायफ्राम ऊपर आ गया और रिब्स नीचे आ गई तो ये स्क्वीज हो जाते हैं, दबाए जाते हैं, दबोचे जाते हैं, जिसके वजह से इनमें से हवा जो है वो बाहर निकलती है। और इस तरह हम एक्सहेल करते हैं, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई इससे रिलेटेड सवाल हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सके हम लोग, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके सही जवाब दिए जाएं। बहरहाल शुरू में मैंने एक सवाल किया था कि हम ऑक्सीजन ही क्यों अंदर ले जा रहे हैं, यानी कि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हम ऑक्सीजन को ही अंदर ले जा रहे हैं। अब फेफड़े इतने सियाने तो नहीं है कि वो ऑक्सीजन को वहां से प्लग कर ले चुन लेते हैं और बाकी की गैसें वापस। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, यानी कि हमारे जिस्म के खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और बाहर वाली हवा से ऑक्सीजन का लेवल हमने देखा है कि 21% जा रही। तो जब ये प्रेशर का फर्क होता है तो कोई भी चीज कुदरती तौर पर ये एक फिनोमेना है कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। तो इस तरह हमारे ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाती है और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन वैसे ही सेम रहता है, वो वैसे ही हवा के साथ वापस आ जाती है एक्सेलेशन के दौरान। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में पहले ही ज्यादा है तो वो ब्लड से निकलकर हम एक्सहेल करते हैं उसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल बात समझ आ गई होगी। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।